India Legal presents Courts Roundup. मंदसौर गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में दोषी को फांसी की सजा पर रोक लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने आरोपी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने और उसके लिए एक मूल्यांकन टीम के गठन का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदसौर बच्ची रेप के मामले में अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को दी गई मौत की सजा पर रोक लगा दी है। इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा। पीठ ने आरोपी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने और उसके लिए एक मूल्यांकन टीम के गठन का भी निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई मौत की सजा की पुष्टि करने वाले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका में निर्देश जारी किया है। मामला 2018 में मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के प्रयास से जुड़ा है, जिसके लिए ट्रायल कोर्ट ने 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376 यानी कि 12 साल से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार के तहत दी गई मौत की सजा की पुष्टि की थी। ये देखते हुए कि 7 साल की बच्ची के साथ आरोपियों द्वारा हिंसक सामूहिक बलात्कार किया गया और जानलेवा चोटें भी दी गई। बेंच ने मध्य प्रदेश राज्य को निर्देश दिया है कि वो याचिकाकर्ता से संबंधित प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट जल्द से जल्द और अधिमानतः 1 मार्च 2022 तक कोर्ट के सामने रखे। पीठ ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जेल में रहते हुए किए गए कार्यों की प्रकृति के बारे में जेल प्रशासन की रिपोर्ट 1 मार्च 2022 तक अदालत के समक्ष रखी जाए। ये देखते हुए कि न्याय के हित में अदालत याचिकाकर्ताओं का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्राप्त करती है, बेंच ने इस मामले में निदेशक मानसिक देखभाल अस्पताल जिला इंदौर एमपी को आरोपी अपीलकर्ता के मन चिकित्सीय मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त टीम का गठन करने का निर्देश दिया है। बेंच ने जेल अधिकारियों से कहा है कि वो सभी तरह से याचिकाकर्ताओं की पहुंच और उचित मूल्यांकन की सुविधा के लिए विशेषज्ञों की टीम के साथ सहयोग करें। पीठ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने के बाद मामले को 22 मार्च 2022 को उपयुक्त न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ये माना था कि आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों पर विचार करते हुए पीड़िता के अधिकारों को पीछे नहीं रखा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत के लिए पहला आवेदन खारिज होने के बाद दूसरा आवेदन दाखिल करने की प्रैक्टिस की निंदा की। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 10 नवंबर 2020 को याचिकाकर्ता के पहले आवेदन को सीआरपीसी की धारा 338 के तहत खारिज किया था। कोर्ट ने आगे उल्लेख किया कि इसके अनुसरण में धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की मांग करने वाला दूसरा आवेदन दाखिल करते समय रिकॉर्ड पर रखी गई परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं था, जिसे 2 अगस्त 2021 को खारिज कर दिया गया था। विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता के वकील उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दूसरा आवेदन दाखिल करने के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव दिखाने में असमर्थ थे। कोर्ट ने कहा, हम पहले खारिज होने के बाद सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दूसरा आवेदन दाखिल करने के लिए इस तरह की प्रथा की निंदा करते हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत स्थापित मामले के संबंध में याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीठ ने अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का आवेदन पहले भी 10 नवंबर 2020 को खारिज कर दिया गया था और इसमें कोई नया आधार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जिसमें दूसरी अपील करने में 1011 दिनों की भारी देरी को माफ कर दिया गया था। इसके साथ ही मामले में अपील दायर करने में देरी के लिए कोई पर्याप्त या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक दीवानी अपील में निर्देश जारी किया जिसमें वर्तमान प्रतिवादियों द्वारा दूसरी अपील को प्राथमिकता देने में 1011 दिनों की भारी देरी को माफ कर दिया गया था। ये देखते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष पक्ष द्वारा पर्याप्त या संतोषजनक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने देरी को माफ करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग विवेक ढंगपूर्ण से नहीं किया। खंडपीठ ने पाया कि उच्च न्यायालय ने 1011 दिनों की भारी देरी को माफ करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा देरी के लिए दिए गए तर्क स्पष्ट नहीं किए गए और आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि पक्षकारों की ओर से कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई और न ही इसे उचित परिश्रम के अभाव का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा यदि विलंब को माफ कर दिया गया तो विरोधी पक्ष का कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा क्योंकि अपील की सुनवाई मेरिट के आधार पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस तरह की विलंबित अपील दायर करने में पक्षकार है, साथ ही एक तरह की लापरवाही का मामला है। द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के दिनांक 1 फरवरी 2017 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा वाद का अनुमति की गई थी और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को रद्द कर दिया गया था। इस कारण का उल्लेख करते हुए प्रतिवादी जनवरी और मार्च 2017 के बीच स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित था। पीठ ने कहा कि 15 मार्च 2017 के बाद देरी के लिए अभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन की निगरानी के लिए पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। सोनाली करवासरा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के कुशल क्रियान्वयन में कई खामियां हैं जिससे यातायात उल्लंघन का पता लगाने के लिए अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी तकनीकों के कारण यातायात उल्लंघन होने पर आम जनता पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से पेश हुई याचिकाकर्ता ने कहा, मैं अधिनियम को लागू किए जाने और इसके बारे में लाए गए परिवर्तनों के लिए तैयार हूं, लेकिन अधिनियम के तहत भारी जुर्माना लगाया जाता है, इसलिए तकनीक को उस स्तर तक अपग्रेड करने की आवश्यकता है, अन्यथा लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए बुनियादी ढांचा और देश में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का मानकीकरण नहीं किया गया। इसके कारण कई उदाहरण सामने आए हैं। इसमें दोषपूर्ण उपकरण और तकनीक के कारण यातायात पुलिस द्वारा निर्दोषों पर भारी जुर्माना जारी किया गया। याचिका में आगे कहा गया, स्पीड लिमिट के उल्लंघन का पता लगाने वाली तकनीक, नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस विश्लेषण तकनीक और रेड लाइट उल्लंघन तकनीक बदलते समय के अनुसरण नहीं है जो पहले से उपयोग में है और किसी भी मानक की कमी से ग्रस्त है। इसके बजाय भारत में यातायात के लिए अपग्रेड तकनीक की आवश्यकता है। इस संदर्भ में याचिकाकर्ता ने एक घटना का उल्लेख किया जहां एक व्यक्ति को एक लाल बत्ती जंप करने के लिए 4 बार चालान किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा, यह गलत है। एक कार 5 सेकंड के भीतर एक लाल बत्ती को 4 बार पार कर सकती है। हालांकि इस चालान के लिए उक्त व्यक्ति के पास चालान का भुगतान करने के अलावा कोई अन्य विकल्प ही नहीं बचा क्योंकि इसे अदालत में चुनौती देने का कोई विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। केरल हाईकोर्ट की जिन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करे। दरअसल याचिकाकर्ता ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री जनादेश से चुनकर आते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर तुच्छ अर्जी दाखिल करने पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि देश के नागरिक अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिका तुच्छ और राजनीति से प्रेरित है
और याचिकाकर्ता पर 1 लाख का भारी जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने अपने फैसले में भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय के सम्मान के महत्व पर जोर दिया। भले ही पद धारण करने वाले व्यक्ति की राजनीतिक संपन्नता कुछ भी हो, 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाकर याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने टिप्पणी की, लोग उनमें से योग्य व्यक्तियों को चुनते हैं और उन्हें संसद में भेजते हैं और बहुमत दल अपने नेता का चयन करता है और वो नेता 5 साल तक हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगले आम चुनाव तक वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसलिए मेरे अनुसार भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करना नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक निश्चित रूप से वो सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री के राजनीतिक रुख पर भी अलग राय रख सकते हैं। न्यायालय एक वरिष्ठ नागरिक और एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुना रहा था, जो कि प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र का विरोध कर रहा था। याचिका में कहा गया कि किसी व्यक्ति के निजी प्रमाण पत्र में पीएम की तस्वीर को शामिल करने से कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में संसदीय लोकतंत्र के पहलुओं और राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। इस संबंध में न्यायालय ने 2 उदाहरणों पर प्रकाश डाला। एक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कम्युनिस्ट नेता AK गोपालन और दूसरा तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी। याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख किया और कोर्ट से घोषणा की मांग की कि उसके कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि टीकाकरण प्रमाण पत्र में प्रधानमंत्री की तस्वीर उसकी निजता में दखल है। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया, वो लोगों के जनादेश के कारण सत्ता में आए हैं। दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र की तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि उन्हें जनादेश मिला है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत लगभग 2 वर्षों से कोविड संकट से जूझ रहा है और लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सामूहिक टीकाकरण ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने कार्यालय में काम करने वाली लॉ इंटर्न का यौन उत्पीड़न करने और बलात्कार के प्रयास के आरोपी विशेष लोक अभियोजन के SN राजेश को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति K नटराजन की एकल पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, याचिकाकर्ता पेशे से वकील हैं और कहा जाता है कि उसका पुलिस, विश्वविद्यालय और न्यायाधीशों पर प्रभाव है। ऐसे में ये अदालत याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इरादा नहीं रख सकती। मैंगलोर महिला पुलिस थाने में अपने खिलाफ दर्ज 2 अपराधों में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए आरोपी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता दिलराज जुड़े रोहित सेकारी ने कहा, आईपीसी की धारा 376 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित आरोप बलात्कार करने का प्रयास है, जो मौत या कारावास से दंडनीय नहीं है और साथ ही आईपीसी की धारा 354 केवल 3 साल के लिए दंडनीय है। यहां तक कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई। इसके अलावा ये तर्क भी दिया गया कि सीसीटीवी फुटेज को पहले ही पीड़िता के अनुसार नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जांच के दौरान आवाज का नमूना भी लिया जा सकता है। जब वो पुलिस के सामने पेश हुआ तो उसका मेडिकल टेस्ट भी किया गया था। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता HS शंकर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को जिरह हिरासत में पूछताछ, वीडियो क्लिपिंग और सीसीटीवी फुटेज बरामद करने के लिए उसके मोबाइल को जब्त करने की आवश्यकता है और ये भी कहा गया कि वो पुलिस अधिकारियों के साथ साथ न्यायाधीशों को भी रिश्वत देने में शामिल है। अपराध जघन्य है और वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर उसे अग्रिम जमानत दी जाती है तो वो सबूतों को नष्ट कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि जैसे कि वकील ने तर्क दिया कि वो जांच के लिए उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उसके वीडियो क्लिपिंग एकत्र करने, वीडियोग्राफ प्राप्त करने वाले मोबाइल फोन को जब्त करने के संबंध में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता और आवाज के नमूने की तुलना, रिकॉर्ड करने और इसे SFL को भेजने और याचिकाकर्ता के कार्यालय से सीसीटीवी फुटेज को जब्त करना भी आवश्यक है। इधर तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने 18 दिसंबर के एक मध्य प्रस्ताव के माध्यम से
2 वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी। उक्त 2 वकीलों में से एक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 या पॉस्को मामले में आरोपी है और दूसरा घर में घुसने और जान से मारने की धमकी देने का। ये निषेधात्मक आदेश बार काउंसिल द्वारा 2 वकीलों के खिलाफ पेशेवर कदाचार और फुल टाइम कर्मचारी होने के तथ्य को दबाने के लिए इसी तरह के आदेश पारित करने के कुछ दिनों बाद ही आया है। एपी बाला सुब्रमणी को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत प्राप्त एक शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 और अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक अपराधी मामला दर्ज होने के कारण दोनों वकीलों को निलंबित कर दिया। उक्त मामला अखिल महिला पुलिस स्टेशन थल्लाकुलम मुदोर जिले की फाइल पर दर्ज किया गया है। वकील को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया है। एक अन्य वकील एम नागराज को एक शिकायत के कारण प्रैक्टिस से रोक दिया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसने 14 अन्य वकीलों के साथ शिकायतकर्ता की बेटी के घर में अवैध रूप से प्रवेश किया। उक्त संपत्ति पर फिनिशिंग लॉ एसोसिएट्स का एक नाम बोर्ड बनाया गया और उससे बात की गई। शिकायतकर्ता ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी और परिसर खाली करने के लिए उस पर 20 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगा। काउंसिल ने 25 दिसंबर की एक अधिसूचना के माध्यम से ई विमल कुमार के खिलाफ पेशेवर कदाचार के लिए निषेधात्मक आदेश को भी पारित किया। ये आदेश प्राप्त शिकायतों के आधार पर एक महिला और उसके बौद्धिक रूप से विकलांग बेटे को कथित तौर पर पैसे की हेराफेरी और मौत की धमकी के आधार पर पारित किया गया था। एक अन्य वकील बी इलिया राजा को इस आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। वो तमिलनाडु राज्य विपणन निगम में फुल टाइम कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। इधर मद्रास हाईकोर्ट ने सीपीआई के उस पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है जिसने छुट्टियों की तस्वीरें अपलोड की थी और उस पर कैप्शन दिया था शूटिंग प्रैक्टिस के लिए सिरुमलाई की यात्रा। एफआईआर रद्द करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की मदेरू पीठ ने हंसने की कर्तव्य और मजाकिया होने के अधिकार पर कुछ दिलचस्प टिप्पणियां की। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने 62 वर्षीय आरोपी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करते हुए कहा, वाडीपट्टी पुलिस की ओर से दर्ज किया गया राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी का मामला बेतुका और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा कि मजाकिया होने का सह संबंध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19A में देखा जा सकता है। ये देखते हुए मजाकिया होना और दूसरे के मजाक उड़ाना अलग है। अदालत ने अलंकारिक रूप से कहा कि किस पर हंसे, ये एक गंभीर प्रश्न है। कोर्ट ने यह भी बताया कि भारत की क्षेत्रीय विविधता की पृष्ठभूमि में ये प्रश्न प्रासंगिक क्यों हो जाता है। अपने फेसबुक पेज पर विवादित कैप्शन के साथ तस्वीरें पोस्ट करने के लिए उन पर धारा 505 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि भाकपा माले एक जमीनी संगठन है जो अब चुनाव लड़ता है। आदेश में व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी की गई। कागजी योद्धाओं को भी ये कल्पना करने का अधिकार है कि वो स्वदेशी चे गवेरा थे। वाडीपट्टी थाने की पुलिस ने आरोपी याचिकाकर्ता को उक्त आरोपों को आधार पर गिरफ्तार कर रिमांड पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। हालांकि मजिस्ट्रेट ने स्टेट बनाम नकरीन गोपाल का हवाला देते हुए रिमांड से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आचरण पर कहा कि उसने एक पारिवारिक यात्रा के दौरान एक सुंदर जगह की तस्वीर ली जिसका इरादा मजाकिया कैप्शन था। याचिकाकर्ता को धारा 505 के तहत बुक करने का अदालत ने कहा कि कोई भी उचित और सामान्य व्यक्ति फेसबुक पोस्ट को देखकर हंसा ही होगा। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.